फ्यूचर के लिए पानी की कंजप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर चिनाब रिवर का पानी हाइड्रोलिक तरीके से लिफ्ट करके तभी में डाला जाए ताकि जो तभी जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, उसका वाटर जो फ्लो है बराबर रखा जाए? देखिए, आज जो हमने चर्चा की आपके साथ, दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें तवी रिवर फ्रंट की डेवलपमेंट एक अलग सेगमेंट है। जो आप बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं उसको जल शक्ति मंत्रालय और बाकी जो अथॉरिटीज हैं वो देख लेंगे। मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है और मैं माननीय गजेंद्र सिंह जी से भी बात कर लूंगा और बाकी भी हमारे एमपी साहब जो आपके हैं यहाँ के और मेयर साहब, हम बात करके इसको देखिए, हर एक जो प्रोजेक्ट होता किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड होता है। आप तवी रिवर के वाटर लेवल की बात कर रहे हो और उसकी वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की। अभी हमने जल शक्ति मिशन जो था ग्रामीण क्षेत्र के साथ, उसके बाद शहरी क्षेत्र के लिए भी अमृत 2 अप्रूव हो गया है। तो आपने जो पॉसिबल प्रॉब्लम है उसका हल जरूर इन योजनाओं में से निकालेंगे। नहीं, मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है। मैं जब से कल आया हूं, मैं आपको हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के बारे में बता रहा हूं। मैंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, हमने पिछले कांग्रेस सरकार की कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा केंद्रीय योजनाओं पे इन्वेस्टमेंट की है और सारी जो हमारी योजनाएं हैं बड़ी तेजी से इंप्लीमेंट हो रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं बता दूं, डिमांड असेसमेंट ओरिजिनली थी 1 करोड़ आवास बनाने की, उसको रिवाइज किया तो 1 करोड़ 12 लाख हुए। अब मैं बहुत प्रसन्नता से आपको बता रहा हूं कि 1 करोड़ 13 लाख हम सैंक्शन कर चुके हैं, टारगेट से कहीं आगे। और अभी भी डिमांड आ रही है। जब तक ये स्कीम है, और मोदी जी का ये सपना था और उन्होंने कहा कई बार, मेरा सपना है हर एक भारतीय नागरिक को जहां पे भी रहता हो या रहती हो, उनके सर के ऊपर अपना घर होना चाहिए, पक्का घर, जिसमें शौचालय, किचन, गैस कनेक्शन और जो भी सुविधाएं जरूरी हैं वो उस आवास में होनी चाहिए। और उसका जो टाइटल है वो घर की महिला के नाम होना चाहिए। सो महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और ये प्रोजेक्ट सर, मैंने तो देखा जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के भी टारगेट थे वो भी अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं। एक में 92% था कितना, और मुझे आज ये बताया गया कि इसके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है मार्च 2022 तक। पर आपके जो सचिव हैं गुप्ता जी, वो मेरे को बता रहे थे ये दिसंबर 2021 तक ही इसकी सैचुरेशन कर देंगे। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही हैं और आपके यूनियन मिनिस्टर ने फिलहाल कुछ दिनों पहले कहा था कि जो वैक्सीनेशन पे पैसा लग रहा है, अराउंड 35,000 करोड़ से ऊपर भी है, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रही है उससे सब्जियों के दाम बढ़े हैं, हर एक चीज बढ़ रहा है। तो क्या कोई वे हो, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी के जो स्टेट्स हैं वो जीएसटी मान नहीं रही है, तो उसमें क्या कोई वे हो निकाले? बिकॉज पीपल आर सफरिंग। नहीं ना, पहले बात तो मैंने आपका सवाल समझ गया है। इसमें कोई पॉलिटिकल रेटोरिक की जरूरत नहीं, यानी कि पीपल आर सफरिंग। लेट मी एक्सप्लेन टू यू क्या है। आप मेरे जो साथी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रमेश्वर तेली जी, उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है और वो आधी स्टेटमेंट कोट हुई है। मैं आपको पूरी स्टेटमेंट बता दूं। पेट्रोल पर स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्रीय सरकार दोनों इस पर टैक्स लगाती है। जो केंद्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी है वो 1 लीटर पर 32 रुपए। जो 32 रुपए पर लीटर केंद्रीय सरकार एक्साइज लगाती है, शायद टेली जी ने यह कहने की कोशिश की और कहा भी, उससे हम क्या क्या करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, महामारी के दौरान 1 वर्ष में 90 करोड़ से अधिक हमारे जो नागरिक हैं उनको दिन का 3 समय का खाना मुफ्त दिलवाया, नंबर 1। नंबर 2, 2-3 दिन में हमारे जो वैक्सीन का आंकड़ा है
ये 100 करोड़ से आगे निकल जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय बनाना, हमारी बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर देना। 8 करोड़ पहले सिलेंडर दिए थे योजना उज्ज्वला में, योजना में 1 करोड़ अभी और दे रहे हैं और हम देते जाएंगे। तो उनका कहना था 32 रुपए में से हम ये करते हैं, 32 रुपए लीटर लेते हैं। अच्छा, आपको शायद जानकारी है कि नहीं, पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब कांग्रेस सरकार थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने पेट्रोल का जो दाम है उसको डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट का मतलब यह है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय दाम होगा वो ही हमारे यहां लगेगा। और उस समय की जो पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने की बात थी, उन्होंने उसको हल करने के लिए फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। ये 2005 में हुआ। ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट जो किए, ये इनकी 15 साल की मैच्योरिटी होती है। तो 2020 से हमें हर वर्ष प्रिंसिपल को पे किए पहले 20,000 करोड़ वापस करना पड़ रहा है। अच्छा, मैंने अपने जो हमारी केंद्र सरकार 32 रुपए पर लीटर एक्साइज लगाती है उसके बारे तो मैंने बता दिया हम उसके साथ क्या करते हैं। पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें एड वैलोरम परसेंटेज वैट लगाती है। कहीं 39% है, कहीं 49% है, कहीं 59% है। अगर मान लीजिए आप 39% लगाते हो एज ए परसेंटेज वैट, तो जब तेल का दाम मार्च 2020 में 19 रुपए 56 सेंट डॉलर था, तब भी आप 39% लगाते थे। अगर आप $80 हो गया तब भी लगाते हो। तो समस्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्रिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इसकी इशू क्या है। अब मैं बताता हूं आपको। अभी हाल में केरला हाईकोर्ट ने ये एक डिसीजन दिया कि जो वित्त मंत्रालय के नीचे जीएसटी काउंसिल में है, उसमें ये काउंसिल मीटिंग में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का एजेंडा आइटम रखा जाए। तो ये मीटिंग हुई भाई साहब लखनऊ में। तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी, उन्होंने इस पे स्टेट गवर्नमेंट्स की व्यूज मांगे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स तो मुकर गए। इसलिए आपका कहना कि दाम बढ़ रहे हैं, मैं भी जानता हूं बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। इसलिए ये राजनीतिक रोटी सेकने वाला मुद्दा नहीं है। आप मेरे को कहे बढ़ रहा है, मैं मानता हूं। जो 2 व्हीलर ड्राइवर है जो पहले 98 रुपीज पर लीटर खरीदता था, अगर वो 101 हुआ तो मान सकता हूं मैं, तकलीफ होती है। ये इन्फ्लेशनरी है, कितना इन्फ्लेशन है ये भी हम देख रहे हैं। पर हम इस पे लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, देखो इररिस्पॉन्सिबल एक्ट होगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वेस्ट बंगाल में भवानीपुर में कैंपेन कर रहा था, तो पूछा कि जी दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा मैं बताता हूं कारण दाम क्यों बढ़े हैं। जुलाई 2021 से लेके जब तक मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा पिछले 4 महीनों में, 3 महीनों में, जुलाई से लेके स्टेट गवर्नमेंट ने दाम पेट्रोल का 3 रुपए 51 पैसे बढ़ाया है। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने उस नया उनका वित्त मंत्री बना था, उन्होंने 3 रुपए कम किया। इसलिए इसका सोल्यूशन जो है, वेदर वो जीएसटी में आएगा, बाकी चीजें आएगा, हम लोग तैयार हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं सरकार के अंदर भी हमारी कंसंट्रेशन होती है। इस समय मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग हम चाह रहे हैं। पहले हमने कोशिश की थी जब कांग्रेस की सरकार थी कि 5% एथेनॉल बेस्ड ऑन शुगर केन की ब्लेंडिंग करें। वो ऑलरेडी उस समय हुई नहीं थी, एथेनॉल नहीं मिला था। हमने नई पॉलिसी बनाई है। अभी हम 9.9% ब्लेंडिंग कर रहे हैं। 2024 तक इसको हम ले जाएंगे ऑलरेडी 20% तक। परसों रात को मेरी गडकरी जी से मीटिंग हुई है। हम फ्लेक्सी फ्यूल इंजन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें
पेट्रोल ब्लेंडिंग जो है 20% नहीं ज्यादा ले जाएं। मैं ब्राजील में राजदूत था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी दिन अपनी गाड़ी को पेट्रोल बंक पे ले जाएं तो उस दिन का जो प्राइस है पेट्रोल का और एथेनॉल का, आप उसके अनुसार मिक्सिंग कर सकते हो। मान लीजिए एक दिन अगर एथेनॉल सस्ता आप चाहिए, मैं 80% एथेनॉल डालता हूं, 20% पेट्रोल। सो दिस इज ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। और हमारी आने वाले दिनों में, अब मैं एक तरफ से ऑयल डिप्लोमेसी भी करता हूं, जो भी ऑयल मिनिस्टर्स हैं ओपेक प्लस के, उनसे मैंने बात की। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको शायद अच्छा लगता है कि पेट्रोल का दाम जो था पहले $19 तक गिर गया था महामारी के कारण, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है। मैं आपको भारत की बता रहा हूं, हिंदुस्तान में जो प्री कोविड पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन है, पेट्रोल की कंजम्पशन 10-15% प्री कोविड लेवल से बढ़ गई है। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, अब बात कर रहे थे एयरपोर्ट्स का, मेरे समय काम हुआ काफी। वो मैंने ये कहा था कि जब फुटफॉल पैसेंजर्स का प्रतिदिन 3 लाख तक पहुंच जाए और 3 दिन 3 लाख पे रहे, मैं जो रिस्ट्रिक्शन है कि 85% पे, या हमने शुरू से 0 कर दिया था, फिर खोला 30%, मैंने कहा मैं इसको खोल दूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है, हम 3,24,000 पे पहुंचे, जो अभी 85% की लिमिट थी उन्होंने एकदम खोल दिया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, मैं अपना मार्जिन ऑफ परसुएशन जो है रूस के मंत्री के साथ, सऊदी के मंत्री के साथ, यूएई के मंत्री के, सबसे मैं बात कर रहा हूं रेगुलरली कि भाई इसको थोड़ा लाओ। इस समय जो ग्राफ है ओपेक का, मैं बताना चाह रहा हूं, सप्लाई जो है वो जो प्रोजेक्टेड डिमांड से थोड़ी नीचे है, उससे प्राइस ऊपर रहती है। और वो कहते हैं कि अगले साल तक ये उल्टा हो जाएगा। देखिए वो तो होगा। अभी जो आप सेंटिमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूं, पर जो इरेस्पॉन्सिबल काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था कि दाम को टेम्पररी बेसिस पे थोड़ा नीचे रखने के लिए फ्यूचर जनरेशंस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, मोदी जी की सरकार ऐसे काम करती नहीं है। वो 1,40,000 हमें देना पड़ेगा वापस, और उसमें हर साल उसका ब्याज 20,000 करोड़ में अभी पिछले साल का दिया हूं, इस साल का देना है। तो हम रास्ता निकालेंगे, पर रास्ता निकालेंगे सब मिलजुल के। हम जब वित्त मंत्री के मंत्रालय के अफसरों से बात करते हैं, वो कह रहे सर ये पेट्रोल का दाम नहीं, हम और स्कीम्स में जो इफेक्टेड लोग हैं उनको फ्री राशन, उनको फ्री वैक्सीन, उनको ये चीजें दे रही है। तो मैं माफी चाहता हूं, जो रमेश्वर तेली जी ने जो कमेंट किया था, आपने उसके बारे में पूछा, मैंने थोड़ा ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, पर उसका मतलब ये था। Yeah. Why don't central government doesn't take a call on this when there is double taxation from state and central governments and go to the GST? Yeah, you are making a point I should be making. The problem is your constitution is a federal constitution, and the GST Council has to determine this. And the GST Council actually should work on consensus. भाई साहब यहां तो कंसेंसस उल्टा है। 2 टैक्स हैं जो कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं हटाना चाहती। बता दूं कौन से 2 हैं, आपको जानकारी होगी। अभी बोलिए, आपको पता होगा, एक पेट्रोल और डीजल का टैक्स है और दूसरा पता है कौन सा टैक्स है ना जो कभी नहीं हटाएंगे? दारू का असलियत है। तो अभी इसमें आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेक अ कॉल, आई एम विलिंग टू टेक अ कॉल, बट डू आई हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू टेल अ स्टेट गवर्नमेंट? वो कहेगा आप कौन होते हो, हमारे चाचा लगते हो। अभी मैं लैंड की भी बात करता हूं। ये तो मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएं बनाए हैं, इस अच्छे तरीके से बनाई है कि ये वो योजनाएं जो हैं दे आर काउच्ड इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लैंड स्टेट गवर्नमेंट का, हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें आपको इंसेंटिव दे रहे हैं और सेंट्रल की थोड़ी असिस्टेंस दे रहे हो, आप हमारे साथ बैठ के ये योजना चला रहे हो। मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये सेंट्रल स्कीम नहीं होती तो कई ऐसी स्टेट्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कौन सी, कई ऐसी स्टेट्स हैं जो इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करती। वो जैसे पहले काम चली आ रहा था वैसे ही होता। भाई साहब स्मार्ट सिटीज को लेकर, स्मार्ट सिटीज को लेकर, ये जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर जम्मू हो या श्रीनगर हो, दोनों जगह कैंपेन्स पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। कैंपेन आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट ग्राउंड पर अगर हम ड्रेनेज सिस्टम देखें, नालों की हालत देखें,
सिचुएशन बरसात आप थोड़ा सा मिक्सअप करने की जगह आप पहले थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड किए कि स्मार्ट सिटी है क्या। आप चीजों को मिला रहे हैं। नहीं, मेरे सुन लीजिए। स्मार्ट सिटीज दो किस्म की हैं। एक है जो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नया रायपुर है। दूसरी है जहां पे एरिया बिल्ड डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं। ये स्मार्ट सिटी ने ये जिम्मेवारी नहीं ली है कि सारे स्टेट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर देगा, वो है ही नहीं उसमें। आप जैसे जम्मू की स्मार्ट सिटी है, मैं आपकी सीईओ जो है अभी थी यहाँ पे, उनको कहूंगा आपसे बैठ के उठे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। और तकलीफ जो है वो अरे फिर आप पहले बुनियादी देखिए सर, आप देखिए, देखता है वो बोर्ड देखता है, वो बोर्ड आप पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं। मैं आपको एक टेक्निकली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी जब इलेक्शन हुई थी उस समय आपके यहां से भी प्रोजेक्ट था, देश के 250 और जगह से भी था। 100 चूज किए गए। चूज किस बेसिस पे किए गए? उन्होंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया था। अब ये कहना कि अब मैं आपको देता हूं, दिल्ली में स्मार्ट सिटी है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका डिफाइंड एरिया। मान लीजिए अगर रोहिणी में ड्रेन्स ब्लॉक हो गई हैं तो बोर्ड क्या कहता है? मेरा बुनियादी सवाल है, ये पॉलिटिकल बात हो गई। जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है उसकी इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करिए। बाकी जो ड्रेनेज है वो स्मार्ट सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूं, लैंड और ड्रेनेज लोकल इश्यूज हैं। इसमें स्मार्ट सिटी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लेना है। अगर आपके यहां, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं जम्मू और कश्मीर की, देश में किसी जगह भी अगर लोकल गवर्नमेंट काम नहीं किए है या तेजी से नहीं किए तो उसका सवाल वहां उठाना चाहिए। हाँ प्लीज। मैं बताता हूं। दूसरा सवाल मेरा है कि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी बहुत विभिन्न में है, क्योंकि कहीं पहाड़ियों में लोग रहते हैं। क्या ये जो आपकी अर्बन हाउसिंग है, ये क्या आप देहाती गांव में भी ये अवेलेबल रहेगी? अरे भाई साहब, पहले मैं आपको देखिए, थोड़ा सा मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से शायद कमी रहेगी। क्या आपकी अर्बन हाउसिंग ग्रामीण इलाके? अरे भाई, ग्रामीण इलाके के लिए अलग स्कीम है जो रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय करता है, उसमें मेरे अर्बन मंत्रालय को कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं वही कहूंगा, आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ बैठे। दूसरा, टोपोग्राफी की जो बात करते हैं, यहां दो मुद्दे हैं। गैस का जो प्राइस है वो भी इंटरनेशनली डिटरमिन्ड है। हमारा पेट्रोल जो है 85% हम इंपोर्ट करते हैं, और भारत की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ग्लोबल पर कैपिटा कंजम्पशन से 1/3 है, समझे ना। तो हम दबा के एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहे हैं, दबा के हम मिक्सिंग बायोफ्यूल की कर रहे हैं, हम गैस का मिक्स कर रहे हैं, पर गैस भी 55% इंपोर्ट होती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हम मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दे रहे हैं, कि जो प्राइस का जो है। अब आप पूछेंगे कि आपने तो सिर्फ 3 सिलेंडर दिए। मानता हूं, हर एक परिवार में अगर एक मान लीजिए छोटा परिवार हो, मियां बीवी 2 बच्चे या 3 बच्चे, तो महीने में, साल में कितने सिलेंडर लगेंगे देख लीजिए, कैलकुलेट कर लिए। तो शायद 1-2 बाहर से भी लेने पड़े। अगेन मैं आपको यह बताता हूं, अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि हम इस सिचुएशन का हल ढूंढें। पर सिचुएशन का हल ये नहीं है कि आप, अगर देखिए सब्सिडी अभी भी दे रहे हैं, हम सब्सिडी अभी भी दे रहे हैं, पर सब्सिडी उन लोगों को मिल रही है जो को वाकई में जरूरत है सब्सिडी की। अगर आप मान लीजिए सबको सब्सिडी देना शुरू कर दो तो उसका बिल तो फिर इतना आएगा, उसके रिसोर्सेज भी आपको चाहिए होंगे। मैं समझता हूं आपकी तरफ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे पिछले 2 दिनों में यहां पूछा गया कि गैस की पाइपलाइन यहां कब आएगी। उसके लिए मैं बता दूं, इस समय हमारे पास कंट्री वाइड
19,000 किलोमीटर में हमने पाइपलाइन हमारी है। अगले 4 महीनों में शायद हम 4,000 किलोमीटर और ऐड कर रहे हैं। एक बारी जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाए उसके बाद 1 साल लगता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से पहले आपको कुछ और होमवर्क भी करना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं, जो गैस भेजेंगे उसका क्या कॉस्ट होगा, लोग इसको लेना चाहते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए हो सकता है उसमें आपको वीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी जरूरत हो, तो उसके भी हमारे पास प्रोविजन है वायबिलिटी गैप फंडिंग करने का। साहब ने जब मैंने पूछा, इन्होंने एमपी साहब ने मुझसे वो मेट्रो का, देखिए आपने प्रपोजल बनाया, हमने उस पर इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन की, मैंने बोला अगले हफ्ते तक हम इसको पीआईबी के लिए भेज देंगे, उसके बाद पीआईबी इसकी फाइनेंसेस देखेगी। मैं समझता हूं कि ये जल्दी हो जाना चाहिए, पर कोई भी जो निर्णय होता है, तभी तो मैं कहता हूं पहले डेवलपमेंट मॉडल दूसरा था। मैं आपको ये मजाक में बताना चाहता हूं, मैं एक बारी रक्षा मंत्रालय में काम करता था, जॉइंट सेक्रेटरी था। अब आप जोड़ लोगे, कोई मंत्री थे मेरे, उन्होंने बोला कि यह कमाल है, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, जब जो कहता था हम उद्घाटन कर देते थे, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा तभी तो सर उत्तर प्रदेश में, उस समय की बात कर रहा हूं, योगी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा फाउंडेशन स्टोन ही फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन या भूमि पूजन हुआ और प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होता है। अब हमारे यहां उल्टा है, भूमि पूजन करते हैं साथ साथ प्रोजेक्ट को भी। आप पता करिए सेंट्रल विस्टा का कब हुआ, जब भूमि पूजन कब किया प्रधानमंत्री, और हम लोग भी वहां उपस्थित थे, साथ साथ कंप्लीशन डेडलाइन। तो मेरा मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर की गैस पाइपलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल प्रायोरिटी है, और आप ये मान के चलिए कि मेरे मंत्रालय जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, हम इंश्योर करेंगे कि ये 2024-25 तक ये, मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं लेट हो रहा हूं, पर मैं एक सवाल और लूंगा सर। एक सवाल। अरे मैंने अभी 15 मिनट लंबा जवाब दिया, आप उस समय कहां थे यार, छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हो। हाँ जी, तो पूछो। पंजाब के साथ आप जुड़े रहे हैं, अमृतसर के साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आता है। कल एमएनसी की तरफ से एक फैसला लिया गया कि बीएसएफ जो है वो 50 किलोमीटर के दायरे तक जो है जुरिस्डिक्शन उसकी हो सकती है, ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि पेट्रोलियम या हाउसिंग मिनिस्ट्री में यह बीएसएफ का मुद्दा आता है। No, I have roots in Punjab, but listen, I'm also a professional. I don't like to give comments on issues on which I don't have full knowledge. And secondly, I'm sure there'll be somebody from the Home Ministry or some other minister who has line knowledge on this. I mean, every day you're going to get a minister. Ask one of them. Better. Yes, that lady there. Yeah. No, I think the lady there. Yeah. मैडम फ्लाईओवर सड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई हैव ट्राइड टू टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी नाउ दैट यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मैं जो हमारे लोकल अथॉरिटीज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे पूछूंगा कि ये जो 2016 वाला फ्लाईओवर है इसकी निगलेक्ट क्यों है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आई विल गेट एन आंसर एंड आई विल शेयर इट विद यू। थैंक यू। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने जा रही है, क्योंकि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वहां माइनॉरिटीज में। भाई साहब, जैसे आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ेगी, जैसे ही आपको लोगों को लगेगा आप पे सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ रही है, आप पहले से कंपेयर करिए, अभी करिए, मैं समझता हूं देयर आर फोर्सेस इनिमिकल टू अस जो चाहेंगी डिस्टेबलाइजेशन करना। जो मेरे कम्युनिटी वालों के साथ टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, बाकियों की हुई है, आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वेदर इट्स इन दी सिक्योरिटी रियल्म और दिस थिंग,
they are not only capable of dealing with it, but they will deal with it. Thank you very much. I think I have taken all the questions I could. मैं दोबारा आ जाऊंगा भाई और लंबी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू।